नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, शेर और शेरनी और काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम हाई स्टोरी हिस्ट्री का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग लेक्चर 5 तक पढ़ चुके हैं। धमाकेदार राष्ट्रवाद हम खुद में पढ़ चुके हैं। आपकी हर खून की एक एक बूंद में राष्ट्रवाद अब बहने लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। इतने वीरों की कहानी मैंने आपको सुना दी है, तो अब तो आप भी वीर बन जाओ और आप तो वैसे भी शेर और शेरनियां हो। धाड़ ऐसी लगाओ कि दुनिया सुने कि हाँ भैया, इन्होंने कुछ तो बड़ा करा है। तो आज इसी उम्मीद के साथ फिर से आप लोगों की हर खून की बूंद में राष्ट्रवाद भरने के लिए मैं वीडियो नंबर 6 लेकर के आया हूं। राष्ट्रवाद की कहानी, मनीष सर की जुबानी। चलो राष्ट्र को समर्पित करते हैं ये जवानी। हमारा तन मन धन और ये जीवन सिर्फ और सिर्फ किसको समर्पित होना चाहिए? राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। अब हम लोग लास्ट वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ चुके थे कि बापू ने नमक यात्रा कर करके, नमक वहां मना करके उल्लंघन कर चुके हैं बापू। तो अब आगे का क्या स्टेप होगा? जब सविनय अवज्ञा जो आंदोलन बापू ने चलाया है, इस आंदोलन में लोगों का क्या रोल रहेगा? हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा था। तो जब असहयोग आंदोलन हमने पढ़ा तो हमने ये बात देखी कि भाई शहरों में क्या रोल है, ग्रामीणों का क्या रोल है, बागानों का क्या रोल है। तो उसी प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हो रहा है, उस चीज को हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत हो रही है वो कब हो रही है? वो मार्च 1930 से हो रही है। जब बापू क्या है, नमक यात्रा शुरू करते हैं, उस समय से मार्च 1930 से ये यात्रा शुरू होती है। और यही बात कही जाती है कि क्या हो, कानूनों का उल्लंघन हो। अभी तक का जो सबसे बड़ा डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा किसमें? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इन दोनों में जो डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो यही है कि असहयोग में क्या कहा जा रहा था कि आप बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो। हमें क्या करना है? बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है। यही बात कही गई थी। असहयोग में कहा कोई सामान आपको दिख रहा है मत खरीदो, शराब बेच रही है ब्रिटिश सरकार मत खरीदो, उनके कपड़े हैं उनकी होली जलाओ, आप उनके व्यापार को नष्ट कर दो। यहां पे जो पूर्ण रूप से जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार की बात हो रही है। पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या कहा जा रहा है कि यहां पे व्यापार प्लस, व्यापार का तो बॉयकॉट करना ही है, प्लस प्लस क्या करना है? जो कानून सरकार ने बनाए हैं, जो लॉ सरकार ने बना रखे हैं, उनका भी क्या करना है? उल्लंघन करना है। उनको भी नहीं मानना है, उनको हम लोग नहीं मानेंगे। ये बात बापू कह रहे हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि चोरी चोरा कांड होने के बाद 1924 से जब बापू रिहा होते हैं जेल से, उसके बाद वो 5-6 साल तक जो काली मौत की बीमारी चल रही है, प्लेग की महामारी चल रही थी, उसमें लोगों की सेवा कर रहे हैं। और 1930 में फिर से वापस क्या है, 1929-30 में फिर से बापू क्या है, एंट्री लेते हैं एक राजनेता की तरह और फिर से क्या है, अपना जो राजनीतिक करियर है वो शुरू करते हैं और सविनय अवज्ञा से शुरू करते हैं। हम कल ये बात जान चुके थे कि पूर्ण स्वराज की घोषणा हो चुकी है। तो 1930 इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया था कि क्योंकि पूर्ण स्वराज की घोषणा हो चुकी है। यहां से एक मूवमेंट बढ़ गया था, आंदोलनों में थोड़ी सी तेजी आ गई थी। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोग मान चुके थे क्या होगा भैया, हम लोग आजाद हैं और आज के बाद हम लोग आजाद है। और आज हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। पूर्ण स्वराज मतलब हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। सबसे ऊपर से लेकर के नीचे तक जो कानून व्यवस्था रहे वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की रहे। क्योंकि देश हमारा है तो राज भी हमारा ही होना चाहिए, व्यवस्था है जो वो हमारी ही चलनी चाहिए। यही मांग भारतीयों ने 26 जनवरी 1930 को अपना आजादी का दिन मना करके पूर्ण स्वराज की बात उन्होंने रखी। तो 1930 से आंदोलन में जो है मूवमेंट में फिर से तेजी आएगी। फिर महात्मा गांधी एक पत्र लिखते हैं लॉर्ड इरविन को, जिसमें 11 मांग करी जाती है, वो 11 मांगे नहीं मानी जाती है। तो उसके बाद बापू नमक यात्रा से और वह नमक का कानून बना करके उसका उल्लंघन कर करके शुरुआत कर देते हैं किसकी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये डिफरेंट तो इसलिए है क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ व्यापार को बॉयकॉट करने को बोला है, व्यापार का बहिष्कार करने को बोला है कि भाई आप ये चीज मत खरीदो। यहां पर हम लोग कह रहे हैं व्यापार प्लस कानून। बापू ने क्या बोला था शुरुआत में? भाई आप व्यापार को खत्म कर दो, आप व्यापार को खत्म कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये लोग चले जाएंगे छोड़ करके। पर अब क्या है, व्यापार की स्थिति पे देखो, व्यापार में तो पूरी तरीके से हम लोग भी सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कब तक हम लोग उनके व्यापार को छोड़ेंगे? कब तक हम उनकी चीजें नहीं खरीदेंगे? क्योंकि जो हमारे भारत की चीजें वो बहुत महंगी है, उनकी तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमारी जो महंगी चीजें उन लोग नहीं खरीद पा रहे, उनकी जो सस्ती चीजें उनको लोग खरीद रहे हैं। तो हम व्यापार को लंबे समय तक उसका बहिष्कार नहीं कर सके, उसका असहयोग आंदोलन में हम लंबा समय नहीं साथ रह चुके। पर कानून का उल्लंघन तो कर सकते हैं ना भैया, है? कानून के उल्लंघन में तो कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कुछ भी नहीं।
बस इतनी सी बात दिमाग में बिठानी है कि जो ब्रिटिश सरकार जो कानून बना रही है उसको मैं नहीं मानूंगा। ब्रिटिश सरकार जो भी कानून बनाए उसको लेकर के मैं नहीं मानूंगा। और कल मैंने आपको भगत सिंह जी के बारे में जब लास्ट वीडियो में बताया था तो मैंने कहा था कि वो मजदूरों के लिए कानून बनाया जा रहा था, उसके विरोध में जाकर के दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं और उसके लिए फिर उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। प्रोसीजर जो हो रहा है हमारे राष्ट्रवाद के आंदोलन में, उनको समझना होगा कि पहले व्यापार को लेकर के बात उठी है और अब जब सविनय विज्ञान आंदोलन हम लोग करेंगे तो व्यापार प्लस कानून को लेकर के बात उठ रही है। अब इसमें होता क्या है, जब 1930 में ये आंदोलन होता है उसके बावजूद भी क्या होता है, जो लॉर्ड इरविन है वो महात्मा गांधी की बातों को नहीं मानते, 11 मांगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद 1931 में क्या होगा, बापू के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होगा जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे, गांधी इरविन पैक्ट कहेंगे। जो यहां पर क्या हो जाता है, गांधी के बीच में और इरविन के बीच में, दोनों के बीच में समझौता हो जाता है कुछ बातों को लेकर के। इरविन कहते हैं कि हमने जितने भी लोगों को आपके पकड़ा है सबको हम लोग रिहा कर देंगे, और इरविन ये कहते हैं गांधी को कि आप लोग क्या है, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, भाई पहला गोलमेज सम्मेलन तो 1930 में हो गया ना, पहला वाला तो 1930 में हो गया, दूसरा वाला 1931 में होगा और तीसरा वाला 1932 में होगा। तो 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन होना, बोलो मिस्टर गांधी आप वो अटेंड करिए लंदन में। पहले कांग्रेस मना कर रही है कि हम गोलमेज सम्मेलन को अटेंड नहीं करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेंगे, पर गांधी इरविन पैक्ट के बाद, गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी तैयार होते हैं कि ठीक है लॉर्ड इरविन, मैं लंदन वाली जो गोलमेज सम्मेलन है उसको अटेंड करूंगा। जब 1931 के दिसंबर में बापू लंदन जाते हैं और फिर जब वापस यहां पे लौटते हैं, वहां पे बापू की बात सहमत नहीं होती, बापू की बात सहमत नहीं होती, जो बापू अपने विचार रखते हैं वो नहीं माने जाते हैं। तो बापू नाराज होकर के बीच में ही लंदन कॉन्फ्रेंस से वापस आ जाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर जब आकर के देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफर खान, ऐसे जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनको सरकार ने जेल में बंद कर रखा है। और भी दमनकारी का जो रास्ता है वो और भी सरकार अपना लेती है, ज्यादा दमनकारी हो जाती है, ज्यादा शोषण करना शुरू कर देती है। और ये देख करके बापू क्या है, आंदोलन को वापस ले लेते हैं। बापू आंदोलन को क्या है, वापस ले लेते हैं। जब आंदोलन को वापस ले लेंगे एक साल के बाद 1932 के एंडिंग तक क्या है, 32-33 में बापू आंदोलन को वापस चलाएंगे। 31 में ले रहे हैं, 32-33 में वापस बापू आंदोलन चला रहे हैं। तो जब वापस आंदोलन चलाया जाएगा, ये जो पहला आंदोलन चलाया है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर के 1931 तक जो आंदोलन चला है, इसमें लोगों ने पूरी बहुमत के साथ गांधी जी को सपोर्ट करा है। लोगों ने बापू को पूरा सपोर्ट करा। आपने देखा है कि जब हम लोग नमक यात्रा हमने पढ़ी है तो 78 वॉलंटियर बापू के साथ चल रहे हैं। लोग बीच बीच में उनसे मिलने आ रहे हैं, बापू से बातचीत कर रहे हैं, उनको विचारों को सुन रहे हैं और कर रहे हैं। पर बापू जब ये आंदोलन वापस ले लेंगे ना, जब फिर वापस शुरू करेंगे बापू आंदोलन को, तो फिर जो लोगों का जनाधार है वो गिर जाएगा। क्योंकि लोगों को क्या है, थोड़ा थोड़ा विश्वास उठता जा रहा है। बोले यार बापू आंदोलन चलाते हैं, थोड़ी बहुत हिंसा होती है, बापू हट जाते हैं पीछे, ये क्या बात हुई, कब तक ऐसा चलेगा, हिंसा तो होगी। और आज जो मैं आपको एक ऐसे वीर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि भैया हम जब तक उनको नहीं मारेंगे, जब तक हम उनको नहीं डराएंगे, तब तक वो हमें आजाद नहीं करेंगे। हमारे लोगों का खून इस मिट्टी में मिल रहा है, उस खून को रोकना होगा। और जब तक हम लोग खून नहीं देंगे तब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। तो खून देकर ही हमें आजादी पानी होगी। बापू ये बात समझो। पर बापू के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी कि हिंसा से ही हमें आजादी मिलनी चाहिए। तो जब दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, पहला वाला भी नहीं हुआ और 34 में वापस से फिर इस आंदोलन को भी बापू वापस ले लेते हैं। ये एक पूरी समराइज बात मैंने आपको बताई है। एक दूसरी बात है कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसकी कुछ सीमा है, उसकी कुछ परेशानियां ये है कि मैंने आपको पहले भी शुरू में कहा कि अगर भारत को किसी चीज ने बर्बाद कराया तो वो जातिवाद ने करे। सच में जो बर्बाद करा है वो जातिवाद ने बर्बाद करा है। जातिवाद की यह व्यवस्था थी कि जो अंग्रेजों ने जुल्म करे हैं उससे भी बहुत बुरे जुल्म हजारों 2,500 सालों से लोग झेलते आ रहे हैं। जो दलित जाति के, जो पिछड़ी जाति के, जहां से जानवर पानी पी पा रहा वहां से इंसान नहीं पी पा रहा। मंदिरों में, सार्वजनिक जगह, पढ़ने लिखने कहीं जाने की इजाजत नहीं मिल रही उन लोगों को। तो स्थिति बहुत बुरी हो गई। और फिर इस दौर में ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी दौर में दलित समुदाय के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए आवाज उठी है, काफी समय से उठ रही है। ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बहुत से ऐसे लीडर आए हैं जिन्होंने आवाज उठाई है। पर इस समय में जो लीडर है कौन, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। वो एक ऐसे लीडर हैं जिनके पास ज्ञान की कमी नहीं है। मतलब महात्मा गांधी भी उनके ज्ञान के तो फैन थे, बोला ज्ञान हो तो अंबेडकर जैसा। पूरा लॉ का
सब चीजों का जो ज्ञान था ना, इकोनॉमिक्स का, लॉ का, हर चीज का उनके पास ज्ञान था। तो आप उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ ज्ञान आप उन्हें डिफीट नहीं कर सकते थे। अगर डॉक्टर अंबेडकर कोई बात कह रहे हैं ना, उस एक बात के पीछे वो 100 तर्क दे देंगे कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं। वो बिना तर्क की बात नहीं करते थे। यही कारण था कि जब संविधान सभा की बात चल रही थी, जब मंत्री बनाने की बात चल रही थी, तो गांधी ने बोला कोई मंत्री बने या ना बने, पर डॉक्टर अंबेडकर को किसी भी हालात में कानून मंत्री बनाओ। तो इसलिए देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर बनते। उनके पास ज्ञान था, पूरा ज्ञान था। बड़े बड़े नेता उनके आगे ही कहते थे वे ज्ञान हो तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा। तो उन जैसे नेता उस समय उस चीज को फेस कर चुके हैं और वो अपने समुदाय के लिए आवाज उठा रहे हैं कि भाई अंग्रेजों से तो आजादी मिल जाएगी, पर जो हमारे साथ यहाँ पे देश में हो रहा है उससे हमें आजादी कब मिलेगी? जो हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, हमारे साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करा जाता है, जानवरों के भी सर पे हाथ फेर करके उन्हें रोटी दी जाती है और करा जाता है। हमें तो लोग टच करना तक पसंद नहीं करते, पानी भी हमें तो ऊपर से पिलाया जाता है। तो ये सीमाएं थी, ये कमियां थी हमारे कुछ आंदोलन की, तो वो भी थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगी। ये सभी आज के हम इस लेक्चर में जानते हैं। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था, ये बात अब एक एक करके आपको पता चलेगी। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देखो क्या है, पहले मैंने आपको बोला, पहले हम सिर्फ व्यापार की बात करें। भाई व्यापार में आप असहयोग करो, आप व्यापार में असहयोग करो, आप जो चीज वो दे रहे हैं आप वो मत खरीदो, वो हमें खरीदनी भी नहीं। पर इस आंदोलन में व्यापार के साथ साथ प्लस क्या हो गया, कानूनों का उल्लंघन हो गया। उल्लंघन का मतलब हम कानून नहीं मानेंगे, हम उस बात को उल्लंघन करके आगे बढ़ जाएंगे। आप जो भी कानून बनाओ हमें मानना ही नहीं उस कानून को। यही सविनय अवज्ञा है। मैंने बताया था इसे इंग्लिश में सिविल डिसओबीडियंस कहते हैं। आप एप्लीकेशन में लिखते हो ना योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली का मतलब आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। तो यहां पे आपके आज्ञाकारी नहीं है, अब हम डिसओबीडियंट हो चुके हैं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे, आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे हम लोग। तो जो आज्ञा है वो तो आज्ञा तो कानून में दी जाती है, भाई ऑर्डर दी जाती है कि मानो, तो बोल रहे हम नहीं मानेंगे। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साए भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। देखो अब अप्रैल 1930 में अब्दुल गफार खान, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, बादशाह खान भी कहा जाता है, और मतलब ये बहुत बड़े सपोर्टर थे गांधी की। और जब विभाजन हुआ ना तो ये कह रहे थे कि भाई विभाजन नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से विभाजन के विरोध थे। ठीक है, बोले विभाजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लोगों को समझा रहे कि बोले नहीं पाकिस्तान नहीं बनाओ, इंडिया में ही हम सब मिलकर के रहेंगे, हम सबने आज़ादी के लिए सबने मिलकर के लड़ाई लड़ी। बहुत शानदार इंसान ये थे अब्दुल गफार खान। जब इनको पुलिस पकड़ लेती है तो लोग क्या कर रहे हैं, गुस्साए भीड़, जो भीड़ बिल्कुल बहुत गुस्से में है, सशस्त्र बख्तरबंद जिनके साथ शस्त्र है, जिनके पास हथियार है, और बिल्कुल बख्तरबंद जो बिल्कुल बंद गाड़ियां है जिन पे आप कोई अटैक नहीं कर सकते हो, ऐसी बंद गाड़ियों में जिनका हथियार है, उसके ऊपर पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। तो सड़कों पर उतर गई, चिंता ही नहीं करी कि भाई हम पे गोलियां चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी बात की कोई बात की चिंता नहीं करी। बस मांग ये थी कि गफार खान को पुलिस रिहा करे। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ये गफार खान है, और अब आपको ये जो छोटी सी बच्ची दिख रही है, ये आप बताओ कौन है। आप सोच के बताओ कि कौन है। ये 1 सेकंड 2 सेकंड आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं जरूर बता के जाऊंगा कि ये बच्ची कौन है जिनको गफार खान साहब ने गोद में ले रखा है। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। यहां पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। अब बस यही बात आ रही, बापू की जो बार बार में लोगों को, और हम ये एक बात नोटिस भी कर रहे हैं कि जो क्रांतिकारी विचार के लोग हैं, चाहे आप शहीद भगत सिंह को देख लो, वो बापू के साथ थोड़ी सी उनकी अनबन है। ठीक है, और किसी जो बड़े क्रांतिकारी नेता है उनकी भी बापू के साथ थोड़ी सी अनबन है कि आंदोलन को वापस क्यों लिया जा रहा है। अशफाकुल्लाह खां साहब थे, उनका भी यही था कि बापू ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। तो गांधी जी के साथ जो बड़े बड़े जो शहीद जो हुए हैं, या आप अभी आगे आज देखोगे कि डॉक्टर अंबेडकर की भी महात्मा गांधी के साथ विचारधारा नहीं मिल रही है। तो क्या ऐसा हो रहा है, कहां पर बापू की ऐसी मिस्टेक हो रही है जिससे कि लोग कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे छिटक रहे हैं, बापू से दूर हो रहे हैं। जिस बापू का भारत फैन हो गया था स्टार्टिंग में 15 में आते ही, क्या बात हो रही कि 30 तक 31 तक आते आते बापू के बार बार में आंदोलन लेने से लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भावना उत्पन्न हो रही थी कि बापू करना क्या चाहते हैं, क्यों बापू बार बार में आंदोलन ले रहे हैं। जब तक थोड़ी बहुत हिंसा तो आपको फेस करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो हिंसा फेस करनी पड़ेगी। ये बात लोग बापू को समझा रहे थे कि बापू देखो वो गोलियां चला रहे हैं तो कब तक हमारे लोग गोलियां खाएंगे, हम गोलियां खा करके उनके लिए
भजन कीर्तन नहीं कर सकते कि भगवान उनको बहुत अच्छा बनाए। वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो उनको मार का जवाब तो दे। वो अगर हमारे 2 लोगों को मारते कम से कम एक को तो मारे, पर बापू कहते नहीं। तो यहाँ पे जो लोगों का जो आंदोलन है ना, जो सहयोग है गांधी के प्रति, वो थोड़ा सा घटता जाएगा। और जो आप ऐसे लोग जो देखेंगे, शहीद भगत सिंह हो गए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए हैं, सुभाष चंद्र बोस हो गए हैं, ऐसे लोगों के प्रति क्या है, लोगों का रुझान बढ़ता जाएगा। आज़ाद हिंद फौज को जुड़ेंगे, ठीक है, जो शहीद भगत सिंह जी पार्टी बना रहे हैं उससे जुड़ेंगे। तो क्रांतिकारी जो विचार है, यहाँ तक मतलब जो गर्म दल है ना, वो प्रभावशाली हो जाता है। गर्म दल की यही सोच होती है, चाहे मार दो या मर जाओ, पर देश को आज़ाद करा दो, यही सोच होती है। और इसी सोच पे लोग काम करते हैं। थोड़ा सा गांधी जी का आप थोड़ा सा जो हमें देखने को मिलता है कि जनाधार कम हो रहा है उनके लिए। मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, ठीक है। तो किसने करे? महात्मा गांधी ने। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। देखो, ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ, इसमें यही बात कही गई थी कि भाई इरविन ने बोला आपके जितने भी राजनीतिक कैदियों को हमने पकड़ रखा, हम सबको रिहा कर देंगे। और गांधी जी ने बोला ठीक है, आप रिहा कर दोगे तो हम जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन है उसको अटेंड कर लेंगे, जो कि दिसंबर 1931 में होने वाली है। पर नोट करने वाली ये बात है कि पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर रही थी। पहले मतलब गांधी इरविन पैक्ट होने से पहले कह रही थी कांग्रेस कि हम लोग तो गोलमेज सम्मेलन को अटेंड नहीं करेंगे, पर इस समझौते के तहत क्या है, उसको अटेंड करने के लिए गांधी जी मान जाते हैं। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो जाती है। तो सरकार कहती है ठीक है, आप गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करेंगे तो हम भी आपके जितने भी राजनीतिक कैदी है सबको रिहा कर देंगे। तो ये जो है, ये स्टेचू है, लॉर्ड इरविन का स्टेचू है। इसमें इसकी नाक भी टूटी हुई है, सब कुछ टूटा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेचू किसका है? लॉर्ड इरविन का है। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। अब गांधी जी लंदन जा रहे गोलमेज सम्मेलन के लिए। यहां आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। तो वहां पे क्या है, गांधी जी की सही से गोलमेज सम्मेलन में बात नहीं बन पाती है। जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं, महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, ठीक है, महात्मा गांधी बैठे हुए हैं। तो गोलमेज सम्मेलन में उनकी बात नहीं बन पाती है। जो उनके विचार होते हैं, उन विचारों को नहीं माना जाता है। तो गांधी बीच में से गोलमेज सम्मेलन को छोड़ करके आ जाते हैं। बोले जब मेरी बात ही नहीं मानी जा रही तो फिर मैं क्यों रहूं यहाँ पे। तो गांधी जी जब यहाँ पे आकर के लौट कर देखते हैं तो पाया कि सरकार ने बहुत नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। अब तो सरकार ज्यादा दमन कर रही है। हमसे तो कह दिया था आप गोलमेज सम्मेलन में जाकर के आओ और हम आपके लोगों को रिहा कर देंगे और कर देंगे, पर यहां पर तो सरकार और ज्यादा दमन करने लगी। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और सरकार क्या कह रही थी, हम दोनों को रिहा कर देंगे सबको। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मतलब जो पार्टी सबसे ज्यादा आंदोलन में व्यस्त है, आंदोलनों को आगे बढ़ा रही, उसी पार्टी को उन्होंने गैर कानूनी क्या कर दिया, घोषित कर दिया। बोले ये जो पार्टी काम करेगी, कांग्रेस जो काम करेगी, वो सारे के सारे गैर कानूनी है। जो भी इस दल से जुड़ेगा उसको ऊपर क्या होगा, केस दर्ज किया जाएगा। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। जैसे जैसे बापू ने देखा गया इनका तो दमन रुक ही नहीं रहा, तो फिर बापू ने क्या करा, 1932 तक आकर के फिर वापस आंदोलन को शुरू करा। पर एक साल तक वो आंदोलन चला, फिर 34 में वापस सुस्त पड़ गया। क्यों पड़ा? क्योंकि अब लोग क्या है, आंदोलन से जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है यार फिर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हिंसा होगी, फिर बापू आंदोलन ले लेंगे, फिर हिंसा होगी कहीं ना कहीं, फिर बापू आंदोलन ले लेंगे। तो जब आंदोलन लेना ही वापस है तो क्यों बेफालतू में इतनी भीड़ का हिस्सा बनकर हम लोग अपना टाइम खराब करें। अगर बापू एक आंदोलन को अगर पूरी स्पीड के साथ चलने देते, देखो हर जगह आंदोलनों में यही होता है। आज भी अगर आप देखोगे ना, थोड़ी बहुत हिंसा होती है, सरकार अगर नहीं सुनती है ना, वो तो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी सरकार अगर नहीं सुनती है ना तो क्या होता है, सुनाया जाता है। शहीद भगत सिंह क्या कहते थे कि बॉम्ब विस्फोट जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो किसी को मारने के लिए नहीं कर रहे, हम तो सरकार के कान में आवाज पहुंचाने के लिए कर रहे हैं कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ हमारी बात सुनो। वो बेरी सरकारें हैं, उन्होंने कान में रुई डाल करके बैठी है वो सरकार। वो जब तक उनके क्या है, कानों में कोई बड़ा धमाका नहीं होगा ना, तब तक वो नहीं सुनेगी। तो धमाका करने की जरूरत थी, उनको डराने की जरूरत थी कि देखो हमारे ये पावर है। पर बापू कह रहे नहीं, हम जो भी काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के रास्ते से ही करेंगे। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? अब जो पहले आंदोलन की बात हो रही है, जो बापू ने 1930 में चलाया था, जब नमक यात्रा की शुरुआत करके बापू ने आंदोलन की शुरुआत की थी, उस आंदोलन की बात हो रही है। उसमें आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया? तो वहां पर तो बापू को बहुत बढ़िया जनाधार मिला। क्यों? क्योंकि 24 के बाद बापू वापस 29-30 में एंट्री ले रहे राजनीति में और लोगों की सेवा करके आए, तो लोगों बापू के प्रति और भी सहानुभूति जुड़ गई। देखो बापू कितने महान है, लोगों की सेवा कर रहे हैं।
तो बिल्कुल लोगों का और भी जनाधार बढ़ जाता है। पर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला वाला जब बापू वापस ले लेते हैं ना, फिर लोगों की विश्वास है ना, उम्मीद है ना, वो टूट जाती है। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़ करके समर्थन किया। जो संपन्न किसान है, वो जो बिल्कुल उनके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छी व्यवस्था, उन्होंने पूर्ण रूप से क्या करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट करा। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। तो क्या हुआ, जो अपने अपने सदस्य है, अपने समुदाय के जो सदस्य, उनको बोला नहीं नहीं, महात्मा गांधी के साथ जुड़ो। और जो ऐसे लोग हैं जो सदस्य जुड़ना ही नहीं चाहते, उनको भी बोला नहीं नहीं जुड़ो, देखो, और क्या करो, बहिष्कार करो, उनके सामानों का बहिष्कार करो, उनके कानूनों का बहिष्कार करो। आप उनकी बात मत मानो। किनकी? ब्रिटिशर्स की। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ रही थी। देखो वापस वही बात आ गई, हम लोग 1930-31 में आ गए हैं। मतलब मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हम लोगों पे किसी ने राज करा है, शासन करा है, वो इसलिए नहीं करा कि वो लोग ताकतवर थे, उन्होंने इसलिए करा क्योंकि हम लोग कमजोर थे। 1930-31 तक लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई हमें एक होकर के, यूनाइट होकर के लड़ना है, एक होकर के, यूनाइट होकर के लड़ना। ये बात अभी तक इन लोगों को समझ में नहीं है। अभी भी जो किसानों की लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ भारी लगान के प्रति है। और आपने देखिए आमिर खान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम लगान नहीं देगा, हमें लगान वगान नहीं देना भाई। बस लड़ाई जो है वो लगान के खिलाफ है। लगान मतलब टैक्स। बस यही हमारी गलती हो रही है कि सभी क्या है, एक एक स्पेशल प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रहे हैं लगान। और वैसे मैंने आपको पहले भी कहा, देखो इंसान के लिए सबसे पहले देखो खुद की प्रॉब्लम्स होती है। खुद के लिए जो खुद की प्रॉब्लम्स है वो होती है भाई। उनको जो ब्रिटिशर्स का जो अत्याचार नजर आ रहा है ना, वो वही नजर आ रहा है कि यार ये हम पे लगान लगा रहे हैं, ज्यादा लगान लगा रहे हैं। अगर ये हम पे लगान लगाना काम करते तो फिर तो काहे का अत्याचारी है, सही चल रहा है सिस्टम, चलने दो, कहां दिक्कत आ रही। तो ब्रिटिशर्स का भी क्या है, ब्रिटिशर्स लोग सिर्फ और सिर्फ जो अपनी अपनी जो आकांक्षाएं हैं, जो अपनी अपनी समस्या है, उनका समाधान चाहते हैं लोग। अगर वो समाधान उनको मिल जाता है तो वो वेल एंड गुड है, बेस्ट है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो यहाँ पे भी लगान के खिलाफ अभी लड़ाई जा रही है। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। 1931 में लगान भी नहीं घटे। ये लोग जुड़े क्यों थे बापू से कि हमारा लगान कम करवा देंगे बापू, सविनय अवज्ञा आंदोलन में अगर हम लोग जुड़ जाएंगे। और जब 1931 में बिना लगान के घटे आंदोलन वापस ले लिया गया तो सभी में क्या है, निराशा आ गई। बोले यार कोई बात नहीं, जो लेना है देखो, कोई भी नहीं फ्री करवा सकता मैं अंग्रेजों से। एक मन में बिल्कुल निराश हो गए कि नहीं यार कोई नहीं कराएगा, हमें तो, हमें जो कुछ करना है, हमें लगान तो देना ही देना पड़ेगा। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। अब क्या हुआ, जब 1932 में वापस आंदोलन चालू हुआ तो लोगों ने बोला नहीं नहीं इस बार नहीं जुड़ना। लोग जा रहे थे, बोले जुड़ो, अरे बोले नहीं नहीं यार रहने दो, अब नहीं करना, हमें अपना काम करने दो, हम अपना काम करने से ठीक है, आप बेफालतू की मत यहाँ हमसे नेतागिरी करो, हमें नहीं करना, ठीक है। तो 1932 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो कोई भी लोग इंटरेस्ट नहीं थे। और क्या करना शुरू कर दिया, किसानों ने जमींदारों से पट्टे पर जमीन, मतलब जमीन को बोला भाई थोड़े समय के लिए आप हमें दो, हम खेती करके फिर वो आपको वापस देते। पट्टे पे मतलब एक लिखित एग्रीमेंट के तहत क्या करा गया कि इतने समय के लिए हम इस किसान को जमीन देते हैं और इस पर वो अपना काम कर करके कर लेगा। मतलब अब किसान पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। आंदोलन वापस लेने का जो नेगेटिव इंपैक्ट हुआ ना, वो ये हुआ कि लोग निराश हो चुके हैं, उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी है कि अब कौन, बापू नहीं तो कौन। अमीर किसानों जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। भाड़ा विरोधी मतलब नो रेंट, भाई किसी भी चीज पे हम लोग भाड़ा नहीं देंगे, रेंट नहीं देंगे, ठीक है। ये क्या है भाई, रेंट भाड़ा कौन देता है, गरीब आदमी दे रहा है। और किसको दे रहा है, जमींदारों को दे रहा है, जो बड़े बड़े अमीर किसान उनको दे रहा है। तो सरकार जो किसान है, अब जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस इसके खिलाफ जाने के डर रही है, क्योंकि ये जो कर रहा है ये तो गरीब आदमी कर रहा है, भाई हम नहीं देंगे। और खिलाफ किसके होना है, अमीर किसानों और जमींदारों के, तो ये भी भारतीय है कहीं ना कहीं। तो हम किसका विरोध करें, तो कांग्रेस ने इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करा है। और अभी हम देखेंगे जैसे जैसे कांग्रेस बिजनेसमैन को सपोर्ट करेगी, वहां से कांग्रेस से मजदूर किसान ये क्या हो जाएंगे, छिटकने लग जाएंगे, दूर होने लग जाएंगे। यह बहुत बड़ी दुख की बात होगी। व्यवसायी वर्ग को क्या स्थिति थी, अब जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहा है, पैसा तो वही लगाएंगे, आंदोलन को मजबूत तो वही बनाएंगे, आंदोलन में जान तो वही फूकेंगे, पैसा तो चाहिए ना भैया, पैसा कहां नहीं चाहिए। तो जो व्यवसायी वर्ग है, जो बिजनेसमैन की जो कैटेगरी है वो क्या कर रही है, उसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो बिजनेसमैन होता है ना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जो बिजनेसमैन है ना,
इसे बिजनेसमैन को सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं मतलब होता है ना, वो अपने बिजनेस से होता है कि भैया मेरा जो बिजनेस है ना वो सही से चलता रहे। जैसा आप आज भी देख लो, आपने आज तक कभी देखा है कि जो अंबानी है, अंबानी या अडानी खुल करके मोदी जी का विरोध करते हैं, या खुल करके कांग्रेस का विरोध करेंगे, या आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे? नहीं, वो किसी का भी विरोध नहीं करते। उनको सरकार से लेना देना ही नहीं है। मोदी जी आएंगे तो मोदी जी से जाकर के मिलकर आ जाएंगे, और मोदी जी बताइए क्या हाल चाल है। उससे पहले मनमोहन सिंह जी से, मनमोहन सिंह जी से, और सर बताइए सरदार जी क्या हाल चाल है आपके, उनसे भी बिल्कुल उसी तरीके से मिलते थे जैसे आज मोदी जी से मिलते। दोनों से, सभी से अपना जो रिलेशन टर्म्स है ना सबसे बढ़िया बना करके रखते हैं। ये फालतू की नेतागिरी नहीं करते, और उसने उस पार्टी ने बहुत तगड़ा काम कर दिया, नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। अपना बिजनेस चलना चाहिए। अपने बिजनेस के लिए बता देंगे सरकार को, सर प्लीज ये जो पॉलिसियां हैं ये आप करिए, इससे हमारा भी फायदा है, देश का भी फायदा है, इसी से देश ग्रोथ करेगा। ठीक है, सरकार मान लेती है, बोले ठीक है ओके, हम लोग ये बात मान लेते हैं। इनको जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में जो होता है वो बिजनेस की सोचता है, इसको क्या है, गवर्नमेंट से, सरकार से कोई लेना देना ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर भी जो बिजनेसमैन विरोध कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं कि अगर वो कुछ अपना व्यवसाय करते हैं, कुछ वो अपना प्रोफेशन, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटियां कर रहे हैं, तो उनमें अगर कोई ऐसी नीति ब्रिटिश सरकार ने बना रखी है जो उनके काम में दखल अंदाजी दे रही है, उसके लिए लोग विरोध कर रहे हैं। उसके लिए विरोध कर रहे हैं कि भाई हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं आनी चाहिए। व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, 1920 में कौन सी संगठन बनाई है, व्यावसायिक संगठन ने? भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस। कौन सी बनाई है? भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, 1920 में बनाई है। उसके बाद 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसे शॉर्ट में कहते हैं फिक्की, का गठन करा गया। दो संगठन बनाए गए, एक 1920 में, एक 1927 में। क्यों? क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन उन सबको संगठित कर करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करने का। ये तो भी बहुत एडवांस फोटो में आपको दिखा रहा हूं, इमेज दिखा रहा हूं, जहां पे आप फिक्की है, फिक्की की मीटिंग चल रही है कि भाई हमें आगे क्या स्टेप लेने चाहिए। ओके, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पुरुषोत्तम ठाकुरदास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी का आंदोलन का समर्थन किया। अब देखो क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, पुरुषोत्तम ठाकुरदास है, जीडी बिरला है, इन उद्योगपतियों ने क्या है, आंदोलन शुरू कर दिया। बोले नहीं, जो सरकार की जो नीतियां है बिजनेस के खिलाफ, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को खराब कर रही है, ऐसी नीतियों का विरोध करेंगे। और विरोध किया, और पहला सिविल नाफरमानी, मतलब सिविल जो बातें हैं, जो सरकार की बातें, उसको अब हम लोग नहीं मानेंगे, और उसी का आंदोलन का समर्थन सरकार ने, इन लोगों ने भी शुरू कर दिया। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये मैन, दिस मैन है जेडी बिरला। ओके, ये जैसा आपको दिख रहे हैं जेडी बिरला साहब। और ये देखिए, ये कौन है? ये भैया हमारे आयरन मैन है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एक करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और फिर सरकार ने इनकी याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो भी बनवाया। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया था। अब जब 1931 में महात्मा गांधी वापस लौट करके आ गए हैं, मतलब देखो ये बात बहुत गजब की है। सबकी आस कौन है? बापू। सबकी आस, सबकी उम्मीद कहां टिकी है? सिर्फ और सिर्फ बापू पे टिकी है। बापू विफल, मतलब हम सब विफल। बापू ने मना कर दिया, सब काम मना। सविनय अवज्ञा आंदोलन बापू ने वापस ले लिया, उम्मीद खत्म हो गई। बापू गोलमेज सम्मेलन से वापस निराश होकर के आ गए। व्यवसायिक संगठनों को भी लग रहा कुछ भी नहीं हो सकता है। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। देखो उग्र गतिविधियां, भाई लाठी चार्ज करवाना है, गोलियां चलवाना, इनसे बिजनेसमैन डरता है। बिजनेसमैन मेंटल काम करता है। आज आप भी बोलो अंबानी को, चलो अंबानी जी विरोध करते हैं, अरे बोले कौन सा विरोध करना है यार, सरकार से मैं भी बात कर लेता हूँ, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट फोन पे बात कर लेता हूँ, क्या बात हो रही है बताओ। ये उग्र नहीं करना यार, कौन जाकर के लाठियां खाएगा, लगा गई तो कल मीटिंग है मेरी उनके साथ कौन हैंडल करेगा। तो उग्र गतिविधियों से बिजनेसमैन डरता ही है। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। तो वो लंबी अशांति नहीं चाहते थे। और समाजवाद क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखो अर्थव्यवस्था दो प्रकार की है, वैसे तो तीन प्रकार की होती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा होल्ड होता है, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन का ज्यादा होल्ड होता है। जैसे जो पूंजीवादी है वो किसकी है, जैसे अमेरिका की आप बात करते हो तो वो पूंजीवादी है। समाजवादी जैसे जहां पे सरकार का ज्यादा होल्ड होता है, और मिश्रित जहां पे दोनों मिलकर के काम करती है। आज भारत में आजादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कांग्रेस है वो थोड़ा सा समाजवाद की तरफ झुकी थी, मतलब ऐसी व्यवस्था जहां पे सरकार का ज्यादा वो हो, सरकार का ज्यादा दबदबा रहे,
कार्य में। तो ये चीज देख करके व्यवसायिक संगठन और भी पीछे हट जाते हैं। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे, फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। तो अब जैसे जैसे उद्योगपति पास आ रहे हैं, कांग्रेस से मजदूर दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि देखो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई मजदूर दूर क्यों हो रहे हैं। बोला आप तो उद्योगपति हो गए, आप तो अमीर हो गए। मैंने आपको बताया था 1916 में, फरवरी 1916 में बापू ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण दिया, वहां पे गरीबों की, किसानों की बात करी। तो लोगों को लगा था कि हाँ भाई बापू कौन है, गरीबों के, किसानों के मसीहा है। पर जब बापू ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, और कांग्रेस जब क्या हो रही है, किसका सपोर्ट कर रही है, उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रही है, व्यवसायों को सपोर्ट कर रही है, तो मजदूर कहने लगे यार ये तो हमारी पार्टी रही नहीं, ये तो अब उनकी पार्टी हो गई है, तो अमीरों की पार्टी हो गई है। 1930 में रेलवे कामगारों और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में रेलवे कामगारों का मतलब जो रेलवे में काम करते हैं उन्होंने हड़ताल करी, और 1932 में गोदी कामगारों का मतलब क्या होता है, जो लोग जहाज होते हैं वहां पे सामान लोड अनलोड करवाते हैं, सामान चढ़ाते हैं, उतारते हैं, उनको गोदी कामगार कहते हैं। उनकी क्या हुई, हड़ताल हुई। जैसे कि आप ये भीड़ को देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ आंदोलन करती है और आंदोलन के हिस्सा बनने की कोशिश करती है। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों, देखो खानों हमने खनिज वाला चैप्टर पढ़ा है ना हमने, संसाधन विकास, उसमें खनिज था, माइंस खान हमने पढ़ी है। टिन एक क्या है, खनिज है। तो जो टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहन करके रैली और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। तो लोगों ने, जो वहां के मजदूर है, जो खान में काम कर रहे हैं, जो माइंस में काम कर रहे हैं, उन्होंने गांधी जी की टोपियां लगा लगा करके क्या है, रैलियां करी है, बहिष्कार करा है, किसका, अंग्रेजों का। अब आ जाते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाएं, कहां कमियां थी, क्या परेशानियां थी, वो हमें जानना। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता, छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी कह रहे हैं जब तक आप छुआछूत, जातिवाद को खत्म नहीं कर दोगे ना, तब तक क्या है, अस्पृश्यता खत्म नहीं कर दोगे, जब तक आप 100 साल तक भी आजादी नहीं पा सकते। तो बात बिल्कुल सत्य है। यह बात मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से कहता हुआ आ रहा हूं कि भारत को बाहर के आक्रमणियों ने इसलिए गुलाम नहीं बनाया कि वो मजबूत थे, इसलिए गुलाम बनाया क्योंकि हम लोगों की सिस्टम बहुत कमजोर था। ये जैसे मैंने आपको एक फोटो दिखाई है अनटचेबल, अस्पृश्य लोगों की, अछूत लोगों की दिखाई है। इस इमेज में देखिए ना तो तन पे सही से कपड़ा है, क्या स्थिति है। मतलब यहां तक की स्थिति थी कि लोगों के गले में तो क्या था, एक हांडी डाली जाती थी। हांडी आप लोग समझते हैं जैसे कुछ होता है, जिससे क्या हो कि अगर उनको थूकना हो ना तो वो उसी में थूक दे। जब बड़ी जाति के सामने के लोगों के सामने से निकले तो उसी में थूके, उनका थूक, उनका पसीना भी नीचे जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए। पीछे कमर पे झाड़ू लगाई जाती थी कि जो उनकी परछाई पीछे पड़ रही है ना, वो परछाई भी साफ होती आ जाए। ये शोषण, ये अत्याचार करा किसने? विदेशियों ने करा, अंग्रेजों ने करा। ये विभाजन करा किसने? हम लोगों ने करा। ये शोषण, अत्याचार हम लोगों ने करा। अगर हम शुरुआत से एक होते, हम पहले ही ये चीज समझ जाते कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आज अगर इन पे देखो, इन पे तो अत्याचार तो देश के लोग भी कर रहे हैं भाई। इन पे अत्याचार कौन कर रहा है? देश के लोग ही कर रहे हैं, उच्च जाति के लोग ही तो कर रहे हैं। तो अब इनको तो चाहे कोई बाहर का मुगल आक्रमण आकर के राज करे, ब्रिटिश आकर के राज करे, डच आकर के राज करे, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनको तो गुलाम बनकर के ही रहना है। ये तो शुरुआत से गुलाम बना करके रखे गए। इनको तो मतलब पता ही नहीं कि हाँ भाई आजादी होती क्या है, गुलामी दिखाई गई है इनको। तो फिर क्या मतलब है, क्यों लड़े मुगलों के खिलाफ, क्यों लड़े अंग्रेजों के खिलाफ? तो यह हमारा एक बहुत बड़ा डीमेरिट रहा कि हम इस चीज को कभी नहीं समझ सके। अब महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हम जब तक छुआछूत को खत्म नहीं कर देंगे, हम 100 साल तक भी स्वराज नहीं पा सकते। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर के संतान बताया। उन्होंने बोला कि हरिजन है, हरि मतलब भगवान विष्णु और जन मतलब उनके बच्चे, तो भगवान के बच्चे हैं हरिजन। पर यहां पे गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में बहस ये होती है कि अगर हरिजन हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं, तो मंदिरों में क्यों नहीं जाने देते हो? इस सार्वजनिक जगह से पानी क्यों नहीं पीने देते हो? स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ने देते हो? भगवान के बच्चों को रोक रहे हो तुम। कहां की व्यवस्था है ये? इन मुद्दों पर भी गांधी और अंबेडकर के बीच में बहुत बहसबाजी होगी। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेला ढोने वाले के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। मेला ढोने वाला, मेला मतलब जो गंदगी होती है, ठीक है, जो लोग फ्रेश होकर के आते हैं, जो गंदा होता है, तो वो गंदगी ढोकर के, मतलब सिर पे ढोकर के लोग लेकर के जाते थे, उसे डाल कर रखे आते थे।
क्यों? क्योंकि बिकॉज इनको बांध दिया था कि भाई आपने इस जाति में जन्म लिया, आपको यही काम करना है। सच कहता हूं, कभी कभार बहुत दुख होता है कि जिस देश ने यह कहा है कि वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, उस देश में, उस देश की भूमि पे इतना बुरा अत्याचार हुआ है। बहुत दुख होता है और कभी कभार बहुत आंखों में आंसू आते हैं जब हम ऐसा इतिहास पढ़ते हैं। तो मेला ढोने वालों को, उनको कोई पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। बहुत सोचना। इसलिए इस चीज को दूर करने के लिए बापू ने खुद ने शौचालय साफ करे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े, लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। तो बापू क्या है, अपर कास्ट के लोगों से रिक्वेस्ट करे, आह्वान करे कि भाई जो अस्पृश्यता, छुआछूत का जो पाप है आप उसे छोड़ दो, ये पाप मत करो, पाप है, ये महापाप है, ऐसा मत करो। पर जो दलित नेता है वो ये सोच रहे कि नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा, भाई ऐसे बोलने से, ऐसे मांगने से कुछ नहीं होगा, अधिकार है, हमें अधिकार लेना होगा। हमारी जो समस्या है उनका जो समाधान है वो राजनीतिक होगा, पॉलिटिकली होगा। पॉलिटिकली कैसे होगा वो देखते हैं। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायक परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। दो शब्दों को आपको बता देता हूं। पहला बात है आरक्षण। आरक्षण की व्यवस्था आज भी हमारे देश में है। आरक्षण का मतलब क्या होता है कि भाई अगर 100 सीट निकलती है, अगर कहीं पे 100 सीट है तो उसमें से इतना प्रतिशत जो सीट है वो इन लोगों का होगा। इतने प्रतिशत सीट पे ये लोग ही जाकर के बैठेंगे, इन्हीं का ही सिलेक्शन होगा, इसी कम्युनिटी के लोग चुन करके आ सकते हैं, ये बात कही गई है। तो 50% से ज्यादा आरक्षण हमारे देश में नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें से क्या है, दलित समाज की, आदिवासी और पिछड़ी जाति है, ये तीनों मिलाकर के 50% और बाकी 50% ओपन रहता है कि सभी आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। अलग निर्वाचन क्षेत्र क्या है? अलग निर्वाचन क्षेत्र ये है कि जब 1909 में जब कानून आया ब्रिटिशर्स का, तो उसमें मुसलमानों को क्या है, अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। अलग निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या है कि भाई एक जगह से जब जहां से मुसलमान खड़ा होगा ना, वहां से मुसलमान ही वोट डालेगा। तो ये बात फिर दूसरे धीरे धीरे क्या है, दूसरे समुदायों को भी दी गई। तो जब 1931 की गोलमेज सम्मेलन में बापू और अंबेडकर दोनों गए हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर क्या कह रहे हैं, बोले कि हमारे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, हमें हिंदू तो इसलिए पसंद नहीं करता है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जिसकी कोने पे चोट लगती है दर्द को वही समझ सकता है। बापू आंदोलन कर रहे हैं दलितों के लिए, पर अंबेडकर ने वो दर्द को फेस करा है, महसूस करा है कि क्या दर्द होता है। उनको पढ़ने के लिए बाहर बिठाया जा रहा है, उन्होंने महसूस करा उस दर्द को कि हमारे साथ क्या होता है। जब पानी पिलाने के लिए ना, अगर वहां पे ऊपर से डॉक्टर अंबेडकर को ऊपर से पानी पिलाया जाता था, और वो भी इसलिए पढ़ लिए क्योंकि थोड़ा सा ब्रिटिश आर्मी में उनके फादर थे, नहीं तो उनको भी नहीं पढ़ने दिया जाता, जैसे दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ने दिया जाता। तो उन्होंने दर्द को बिल्कुल बारीकी से महसूस करा, तो उन्होंने वहां पे आवाज उठाई, बोले हमें हिंदू इसलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि वो हमें तो नीच समझते हैं, हमें तो अछूत समझते हैं, और मुसलमान इसलिए नहीं हमें पसंद करता है क्योंकि भाई वो तो कहता है कि जब इन्हीं के लोगों धर्म के लोग नहीं करते तो हम क्यों करें, तो हमें तो कोई पसंद नहीं करता है, तो हमारे लिए तो कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए। 1000, 1500, 2500 साल से हम लोग शोषण सहते आ रहे हैं, इस देश में हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं, तो ऐसी व्यवस्था करो जिसमें क्या हो, दलित खड़ा हो और उसको दलित को वोट दलित ही दे सके। क्योंकि जहां पे दलित और स्वर्ण दोनों खड़े हो गए, छोटी जाति का और ऊंची जाति का दोनों खड़े हो गए, वोट भी सब देंगे, तो दलित को कौन जिताएगा? कौन जिताएगा उसको? जिसको लोग पानी पीने का अधिकार नहीं दे रहे, उसको वोट देकर के राजनीति में उतारेंगे? कभी नहीं उतार सकते। तो अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात यह कही गई। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता को केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। उनका मतलब जो दलित समाज के जो नेता है, तो उनका मानना है जो सामाजिक अपंगता है, अपंगता ही तो है, बिल्कुल आपने खत्म कर दिया है लोगों। आप उनको कोई उनको हथियार नहीं दे रहे हो, कुछ भी आप उनको शिक्षा का हथियार, बोलने का हथियार, अधिकार कुछ भी आप उन्हें नहीं दे रहे हो। तो ये अपंगता को खत्म करना क्या है, राजनीतिक सशक्तिकरण से ही हो सकता है। राजनीतिक सशक्तिकरण मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से हो सकता है। ये बात मैंने आपको जब स्वराज पार्टी बनाई थी तभी मैंने बोला था कि मान लो अगर 100 लोग कहीं पर बैठे हैं और उसमें से अगर 40 भारतीय बैठे हैं तो वो भारतीयों की आवाज उठाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम कहीं पर 100 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में हम लोग 100 लोगों को है, अब इन 100 में से अगर 100 के 100 ही सारे ऊंची जाति के लोग चले जाएंगे तो फिर दलितों की बात कौन करेगा? फिर दलितों की बात कौन करेगा भैया? तो कम से कम कुछ परसेंट, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग तो दलित होने चाहिए। उन्होंने वो दर्द महसूस करा, वो आकर के बोल सकेंगे भाई दलितों के लिए कानून बनाओ, दलितों के खिलाफ कानून मत बनाओ, इस चीज को खत्म करो।
इसीलिए जब संविधान बना गया तो एक कानून विशेषकर आर्टिकल 17 ये डाला गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए, छुआछूत को खत्म करा जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। फिर से देखो ये जो संगठनों के नाम आ रहे हैं, जो उनका वर्ष आ रहा है, जो आपकी पार्टियों के नाम आ रहे हैं, स्वराज पार्टी का गठन होना, ये आप लिख करके रख लेना। इनमें से 100% एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दलित वर्ग एसोसिएशन किसने बने। आपको 3-4 बड़े बड़े जो दलित लीडर्स हैं उनके नाम दे देंगे, कौन से ईयर में बनाए वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन है, ये है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। और मतलब भाई एजुकेशन के मामले में इससे ज्यादा तो इंडिया में शायद कोई और नहीं पढ़ा होगा, बहुत एजुकेटेड इंसान थे। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवालों पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। तो अलग निर्वाचन क्षेत्र पर दलितों की मांग को लेकर के महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का काफी विरोध होता है। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता है। अब क्या हुआ, जब ये पता चला कि भाई अंबेडकर तो मांग कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स भी तैयार है देने को लिए कि भाई हाँ सच में दलितों के साथ इंडिया में तो अत्याचार हुआ है, तो जब ये बात हुई तो गांधी क्या है कि पूना में थे, यवर्धा जेल का नाम है उसके, तो वहां पे थे। वो वहां पे अनशन पे बैठ के बोले मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे तो हिंदुओं में है ना डिसयूनिटी हो रही है, एकता विखंड हो रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 4 दिन बीत जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के पास खत भेजे जाते हैं कि अंबेडकर आप ही है ना, आप दलितों के नेता हो, आप इस बात को कैसे भी करके सोल्व आउट आप इससे कराओ। तो उसको सोल्व आउट करवाने के लिए क्या करा जाता है कि पूना पैक्ट करा जाता है। पूना पैक्ट क्यों भाई? क्योंकि महात्मा गांधी उस समय पूना में बैठे हुए हैं और पूना में बैठ करके ही ये बात होती है। और पैक्ट का मतलब समझौता है। समझौता यह है कि बीच की राह निकाल लेंगे, अलग निर्वाचन क्षेत्र ना देकर के हम लोग क्या व्यवस्था कर देंगे, हम आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे। भाई कुछ सीटें हैं ना जो आपकी लोकसभा होंगी, जो आपकी विधानसभाएं होंगी, वहां पे कुछ सीटें हम लोग क्या है, अनुसूचित जाति जिसे हम लोग दलित समुदाय कह रहे हैं और अनुसूचित जनजाति जिसे हम आदिवासी समुदाय कहते हैं, उनके लिए आरक्षित कर देंगे। भाई इतनी सीटों पे तो यही लोग सिलेक्ट होकर कर जाएंगे। ये बात है, ये बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है, जिससे दलित वर्ग में भी ये लगता है कि हमें क्या राजनीतिक सशक्तिकरण मिल रहा है, पॉलिटिकल इंपावरमेंट मिल रहा है। यहां से थोड़ा सा आंदोलन में फिर आगे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा है। यह बात एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि कांग्रेस पे बड़े बड़े दलित नेताओं का भी उस समय विश्वास नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर भी कांग्रेस के थोड़ा सा खिलाफ थे। वो ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस ने करा क्या है अनटचेबल्स के लिए। उनकी किताब भी है कि व्हाट द कांग्रेस एंड गांधी डू फॉर अनटचेबल्स। उन्होंने अनटचेबल्स के लिए, अछूतों के लिए क्या करा है। तो कांग्रेस पे अभी भी दलितों को शंका है कि भाई वो हमारे लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए कांग्रेस से दलित समुदाय भी पूरी तरीके से नहीं जुड़ पा रहा है। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। तो बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति इनका भी कोई खास उत्साह नहीं दिखाया जाता है। अब मैं आपको वो बता देता हूं कि उस इमेज में वो जो बच्ची मैंने आपको बताई थी वो कौन थी। वो गफ्फार खान साहब के साथ जो बैठी थी वो हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज है भाई हमारे नेताजी। ये सच्ची वाले नेताजी है, ये अच्छे वाले नेताजी है, ये भैया बहुत बढ़िया वाले नेताजी है। ये वो वाले नेताजी नहीं है जो हमारे घर पे 5 साल बाद वोट मांगने आते हैं और बोलते हैं हम आपको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। नहीं भैया, ये वो नेताजी है जिसने एक बार समर्पण ले लिया था, एक बार संकल्प ले लिया था कि मुझे मेरे देश के लिए करना है, मुझे मेरे देश के लिए आजादी ही लानी है। और ये इंसान में इतना गजब का इंसान था। सच में मैं कहता हूं ना, इतिहास पागल लोग ही रचते हैं। पागल थे, शुरुआत से ही पागल थे, खूब पढ़ रहे थे। और आज आप लोगों का बहुत का सपना है, सर मुझे आईएएस बनना, सर मुझे आईपीएस बनना, सर मुझे कलेक्टर बनना, सर कलेक्टर बनना। ये इंसान है ना, ये इंसान आईएएस की नौकरी को लात मार करके बाहर आ गया, बोले नहीं करनी, हट, मैं नहीं करूंगा इन अंग्रेजों की गुलामी मुझे नहीं करनी। ये राष्ट्रभक्ति है। ये मतलब यूरोप जा रहा है, हिटलर से मिल रहा है, जर्मनी जाकर के, जापान के प्रधानमंत्री से मिल रहा है, बोलो भारत को आजाद करवा लो, कुछ भी। पूरे दुनिया में ना, पूरे दुनिया में ग्लोबल पावर है ना, इसने भारत को क्रिएट करने की सोच लिया था। इन्होंने सोच लिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने ये सोच लिया था कि भैया क्या करना है, भारत को पूरा ग्लोबल पावर बना करके छोड़ना। ये जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ये इंग्लैंड के लोग हैं ना, इनको किसी भी तरीके से भारत से बाहर निकलवाना। दुनिया के अलग अलग देशों से जाकर के सपोर्ट मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। और इसी महापुरुष की कहानी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रवाद का खून फिर से आप लोगों में दौड़ना शुरू हो जाएगा। और 23 जनवरी भैया,
वो शुभ दिन कब है? 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है। कहां पर होता है? कटक एक जगह, कहां पर है भैया? उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में जगह है, वहां पे इनका जन्म होता है। शुरुआत से बहुत इंटेलिजेंट बंदे, बहुत ही इंटेलिजेंट। आप सोचो जिस बंदे ने उस समय में आईएएस निकाल दिया, कितना इंटेलिजेंट होगा। बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं, बहुत पढ़ते। तो शुरुआत से भैया सुबह से शाम तक पढ़ाई पढ़ाई, और सिर्फ यही मन में लगन थी कि किसी भी प्रकार से क्या हो, अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया जाए। और पूरी क्या है कोशिश कर रहे हैं। और ये किससे प्रभावित है पता है आपको? किससे प्रभावित है पता है आपको? विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी से ये बहुत प्रभावित थे भैया। बोले वाह ग्रेट पर्सनालिटी। उन्हीं वाले विचार थे, स्वराज होना चाहिए, बिल्कुल इंडिया का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको फॉलो होना चाहिए। विवेकानंद जी से ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पर क्या है, जब आंदोलन में जुड़ रहे थे, और ये शुरू में मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये बापू के भी बहुत बड़े प्रशंसक थे, बापू के भी बहुत बड़े फैन थे ये। पर बापू को ये बार बार यही चीज समझाते थे, बापू देखो आजादी में क्या है, थोड़ी बहुत लड़ाई चलती है, बापू समझने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत खून हमारा बहेगा, थोड़ा बहुत उनका खून बहेगा, बहने दो बापू। जब तक खून नहीं बहेगा तब तक आजादी नहीं मिलती। और इसीलिए इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी के लिए खून तो बहेगा, खून तो लगेगा। पर शुरुआत में बापू के बहुत प्रशंसक थे। फिर इन विचारों को लेकर के सुभाष चंद्र बोस और बापू की थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है, और दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आंदोलन में जुड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके पिताजी को डर होता है कि नहीं भैया ये क्या कर रहा है बेटा। बोले बेटा तुझे तो खूब पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना है, तुझे देश के लिए करने के लिए पहले सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो इनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है, जबरदस्ती इंग्लैंड भेज दिया जाता है। वहां पर आईसीएस की तैयारी करते हैं। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं। और तैयारी तो करी भैया, ऐसी तैयारी करी कि 4th रैंक लेकर के आए। 4th रैंक लेकर के आए, 4th रैंक लेकर के आए। बोले पर मैं नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी, देश के लिए। किसके लिए? देश के लिए आईएएस की नौकरी को लात मार दी। बोले नहीं करनी, इनके जूते चाटूंगा मैं, हैं इन अंग्रेजों के, इनके अंडर गुलामी करके मैं काम करूंगा, मुझे नहीं करना। ये क्या करवाएंगे मुझसे, मेरे ही देश के खिलाफ के लोगों के लिए साइन करवाएंगे कि हाँ नेताजी कर दो, नहीं करना मुझे, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। ये होते हैं महापुरुष, ये होता है राष्ट्रवाद। फिर इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया, एक न्यूज़पेपर इन्होंने चलाया, कौन सा भैया? स्वराज। ये न्यूज़पेपर चलाया, लोगों को बोला इसे पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, जानो हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद जब ये बातें देखी गई कि भैया सुभाष जी क्या हो रहे हैं, नेताजी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे हैं, और उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है। तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का इनको क्या बना दिया जाता है? प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसका? अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का इनको अध्यक्ष बना दिया। 1923 में इनको अध्यक्ष बना दिया गया। बहुत तगड़ा इन्होंने गर्मा गर्मी युवाओं में ला दी, भर दिया जोश, राष्ट्रवाद भर दिया, क्रांतिकारी विचार भर दिया कि भाई खून तो लगेगा ही लगेगा, आजादी चाहिए तो खून तो हमें देना ही पड़ेगा। तो 1927 में देने के बाद फिर 1927 में क्या है, यूरोप में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में हैं, और इंग्लैंड में वहां पे क्या है, इन्होंने एक किताब लिखी। कौन सी लिखी? द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल इन्होंने किताब लिखी कि भारत के लोग किस प्रकार से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये किताब जब उन्होंने लिखी ना, तो भाई यूरोप में बैठे तो इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड वालों बोल रहे नहीं नहीं ये पब्लिश नहीं होंगे। बोले नहीं होगी, ठीक है तो मैं भारत जाऊं। तो भारत जाकर के इन्होंने क्या है, पब्लिश करवाई किताब, जाकर के भारत जाकर के इन्होंने पब्लिश करवाए। बाद में यहाँ पे आने के बाद उनको क्या है, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है, मेन कांग्रेस का इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। पर जब बापू की और इनकी विचारधारा नहीं मिलती, तो ये महापुरुष है ना, कांग्रेस से भी रिजाइन दे देता, बोला मुझे ऐसे अध्यक्ष पद पर नहीं रहना, मुझे ऐसे अध्यक्ष पद पर नहीं रहना है। 1941 में जाकर के क्या है, जाकर के विदेशों में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। जब ये बात पता चलती है कि यार क्या कर रहे हैं, तो पूरी आर्मी तैयार कर रहे हैं, आजाद हिंद फौज तैयार कर रहे हैं, इंडियन नेशनल आर्मी तैयार कर रहे हैं। तो अंग्रेज क्या है, इनको इंडिया में पकड़ के बंद कर देते हैं। जो बंद करके देते हैं तो फिर बाद में इनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, टीबी भी, तो उनको छोड़ करके घर पे रख दिया जाता है, और घर पे भी सीआईडी की टीम लगा देते हैं। देखो ये दिमाग देखो इंसान का, पठान का रूप लेकर के, पठान का होलिया बना करके निकल गए सीआईडी वालों के आंखों में धूल झोंक करके निकल गए नेताजी। बोले तुम रहो यहाँ, फिर वो विदेशों में जाते हैं, जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं, बोले भारत को आजाद कराने के काम करो। आप ये बात ध्यान रखिएगा, 1939 से 45 तक विश्व युद्ध का दौर चल रहा है। जर्मनी से मिलते हैं, बोले भारत को आजाद कराने का काम कराने, बोले बिल्कुल, हिटलर बिल्कुल कहता है बिल्कुल नेताजी हम आपके तैयार है, आपकी आजाद हिंद फौज के साथ तैयार है, हम लोग लड़ेंगे और आपको जो भी सहयोग चाहिए होगा हम पूरा का पूरा देंगे। जापान के प्रधानमंत्री से जाकर के बात करते हैं, पर दोनों की स्थिति क्या है, विश्व युद्ध के बाद खराब हो जाती है और हमें वो आर्थिक सहयोग है वो नहीं
मिल पाता है। और फिर क्या होता है, अंत यहाँ पर जो हुआ ना, सबसे जो दुखद बात है वो अंत जो इनका हुआ 18 अगस्त 1945 को एक विमान यात्रा में, एक एरोप्लेन की यात्रा में जब वो आ रहे थे वापस, विमान लापता हो जाता है और पता ही नहीं चलता। सच में एक रहस्य में मौत इनकी हो जाती है। पर इन्होंने जाते जाते मतलब एक ऐसी टीम तैयार कर दी थी, ऐसा जोश उन्होंने लोगों में भर दिया था कि हाँ भाई अब है ना, हमें किसी से डरने की या दबने की जरूरत नहीं है। और एक ही बात कही कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। और सच में ये अगर है ना थोड़ा सा और एफर्ट इनको सपोर्ट मिल जाता ना, तो शायद ये 47 से पहले भारत को 44-45 में ही निकाल के ले जाते आज़ादी में। बहुत गजब का। और सच में है ना, ये ऐसे नेता होते हैं, ऐसे नेताओं की हमें जरूरत है जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना। उन्होंने देश के लिए नौकरी छोड़ दी, IAS की नौकरी छोड़ दी, खुद का पैसा खर्च कर करके विदेश में जाकर के हिटलर से मिल रहे हैं, जापान के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। सोचो उस समय किस प्रकार से इन्होंने स्ट्रगल करा होगा उन लोगों से मिलने के लिए। आज ही नहीं मिलने दिया जाता प्रधानमंत्री से। उस समय देखो इनकी कितनी वैल्यू रही होगी। यही वैल्यू मैं कहता हूं कि आप भी अपनी बनाइए। आने वाली जनरेशन कहे कि यार हमारी इस पीढ़ी में उसने जन्म लिया था। ऐसा अपने जीवन में काम करिए। और आज के इस लेक्चर को मैं यहीं विराम देता हूं, और अगले लेक्चर में और भी राष्ट्रवाद की आग आप लोगों में जगाने के लिए, उसे जलाने के लिए मैं जरूर आऊँगा। और आप अपने वीडियोस को, इस राष्ट्रवाद को अपने तक मत रखो, दुनिया में फैला दो, सबको पहुँचा दो, सबको पढ़ने दो। और सभी आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।